जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़े अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि टर्की ने TB2 ड्रोन जो है उसे मालदीव को देने का फैसला किया है। इससे पहले ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन अब मालदीव को जो ड्रोन देने का फैसला किया है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। इसके पीछे का मकसद क्या है, इसको समझना होगा। लेकिन बस इतना आपको बता दूं कि TB2 ड्रोन बहुत खास ड्रोन है। अजरबैजान अर्मीनिया जंग का रुख इसने बदल दिया था। रूस यूक्रेन जंग का भी रुख इसने बदल दिया था। लेकिन ये मालदीव तक कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्या इसके पीछे टर्की के इरादे हैं, ये समझना होगा। और समझाने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, समय दिया आपने। बड़े अहम मुद्दे पर बात करनी है आपसे क्योंकि एयरफोर्स से लंबा ताल्लुक आपका रहा है। TB2 ड्रोन की चर्चा बहुत ज्यादा है सर। दुनिया भर में माना जाता है कि काफी अच्छा ड्रोन है और पाकिस्तान के पास ये ड्रोन पहुंच चुका है लगभग 2 साल पहले। लेकिन अब मालदीव के साथ टर्की की ये डील हुई है। इसके पीछे क्या खेल आप देख रहे हैं सर? आखिरकार चल क्या रहा है? हाँ राजेश, ये जो मुद्दा है काफी समय से गर्म है। जब से मालदीव्स और भारत के संबंध जो हैं वो घनिष्ठ मित्रता से थोड़ा कम होकर सिर्फ मित्रता पर आ गए, तब से भारत सरकार मालदीव्स की अलग-अलग गतिविधियों पे बहुत पैनी नजर रखी हुई थी। राष्ट्रपति मोइज़ी जो हैं, वो शुरुआती दिनों से ही कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मालदीव जो है भारत के चुंगल में फँसा हुआ है। तो जी। अपने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद से ही वह कोशिश कर रहे हैं कि आस्ते-आस्ते भारत से थोड़ी दूरी बना लें और दुनिया के दूसरे देश जैसे तुर्की है, चीन है, पाकिस्तान है, उनके साथ घनिष्ठता बढ़ाएँ। इसीलिए चुने जाने के तुरंत बाद वह गए सबसे पहला विज़िट तुर्की, जी। फिर चीन। जबकि पहले ट्रेडिशनली हमेशा ऐसा होता था, क्योंकि दोनों ही देश जी। बहुत दोस्त हैं, सबसे पहले मालदीव्स के चुने जाने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनके सीनियर डिप्लोमैटिक कैडर भी भारत में आते थे। शिष्टाचार की बात थी। अब क्या हो गया कि जहाँ तक इस ड्रोन की बात है, देखिए अब तक क्या होता था कि भारत सरकार को चिंता होती थी कि मालदीव्स का जो समुद्री इलाका है, वो अवांछनीय तस्कर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जी। शायद इक्का-दुक्का विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी मालदीव के समुद्री तट को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए शायद यूज़ कर रही हैं। अब भारत ने मालदीव्स को 2 हेलीकॉप्टर, 1 डोर्नियर विमान और 1 कोस्टल सर्वे शिप दिया हुआ था। जो कि ऑपरेट तो करते थे हमारे लोग, लेकिन वो मालदीव्स के सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही काम करते थे। ओके। हमारा ये जो हेलीकॉप्टर है या हमारे जो डॉर्नियर है या कोस्टल सर्वे शिप था, ये जब भी ऑपरेट करते थे, तो उसमें मालदीव सरकार की एक नुमाइंदे मालदीव पुलिस जी। का आदमी या मालदीव डिफेंस फोर्सेस का एक आदमी हमेशा उसके अंदर रहता था। लेकिन मोइज़ू ने डिसाइड किया कि भारत को अलग-थलग करना है, तो वो जोर डाल रहे हैं कि इन चीज़ों को हटा दिया जाए। तो सवाल ठीक है है कि सर। इसके बाद वो मालदीव्स को के लिए एक प्रॉब्लम आ गई कि वो फिर अपने कोस्टल एरिया का कैसे रख-रखाव करेंगे, सर्विलेंस करेंगे, छानबीन करेंगे। तो इसके लिए वो जी। चीन के पास अप्रोच किए, तुर्की के पास अप्रोच किए। तुर्की ने तुरंत अपने TB2 बायरेक्टर ड्रोन का उनको ऑफर दे दिया। ऑफर कर दो। जी। ये तो एक कहानी हो गई। अब ये देखना पड़ेगा कि असल में इससे भारत संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब बात है कि TB2 ड्रोन के 3 मुख्य वर्ज़न हैं। एक वर्ज़न तो सिर्फ़ सर्विलांस के लिए है, फोटोग्राफिक सर्विलांस यानी जी। उसमें स्टिल कैमरा लगे हुए हैं जिसमें लॉन्ग रेंज फ़ोटो लेने की व्यवस्था है, लोरोप। ओके। और उसमें वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लगे हुए हैं, जो कि जी। लगातार वीडियो बना सकते हैं अपने आस-पास के एरिया का। पैनोरामिक वीडियो कैमरा है, यानी वो एकदम जैसे ड्रोन आगे बढ़ रहा है, तो वो ड्रोन के एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट ज़ूम करके फ़ोटो ले सकता है, वीडियो बना सकता है। ये वाला वर्ज़न फ़िलहाल मालदीव्स को मिल रहा है।
इसके अलावा हमारी जो नज़र है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो नज़र रख रही हैं डायरेक्टेड इस बैरेक्टर टीबी-2 ड्रोन के जो सेकंड वर्जन है, सेकंड वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो कि बहुत ओके। ही घातक हैं। उसमें क्या है कि जब वो उड़ता है तो वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट या कह लें शत्रु पक्ष के जो रेडार है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं, उनको मॉनिटर कर सकता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ की जाँच परख कर सकता है, उनकी लोकेशन को यानी रेडार है या जो एंटेना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में या शत्रु का, वो किस लोकेशन में डिप्लॉयड है। ये वर्ज़न फिलहाल हमारी इंटेलिजेंस सूत्र जो हैं कन्फर्म कर रहे हैं कि मालदीव्स को नहीं मिल रहा है। यहीं पर ठीक हमारी है। चिंता है, क्योंकि अगर मालदीव्स को ये इलेक्ट्रॉनिक रिकग्निशंस यानी ईएसएम इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला अगर टीबी-2 मिलता है, उसका मतलब है कि फिर मालदीव से उड़ते हुए वो भारत की कोस्टल एरिया पर खासतौर से हमारी नेवी के जो इंस्टॉलेशंस हैं, केरला में, कर्नाटक में, उनके उनके ऊपर लिए नज़र घातक हो सकता है। लेकिन जी। सर, क्या वाक़ई में ये टर्की और मालदीव की डील है? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं या मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इसके पीछे बीजिंग का एक अहम रोल है, जो चाहता है कि हिंद प्रशांत महासागर में, इंडो पैसिफिक में भारत को घेरा जाए और मालदीव उसका एक अहम पॉइंट बन चुका है। क्या साउथ के अंदर भी ये भारत को उलझाने की कोशिश नहीं आप देख रहे? इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को? देखिए, चीन आपने सही फरमाया, चीन जहाँ तक है, उसके 2 लक्ष्य हैं। आने वाले जी, दशकों में पूर्वी प्रशांत महासागर पर हावी होना। पूर्वी प्रशांत महासागर बोला तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में वो हावी होना चाहता है। और उसका जो आने वाले दशकों में अगला उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाना। अब हिंद महासागर में उसको कौन टक्कर दे सकता है? अमेरिका के अलावा सिर्फ भारत। तो वो जी, क्या करता है कि भारत के ऊपर नज़र रखने के लिए फिलहाल, हमला करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है चीन की, लेकिन नज़र रखने के लिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। चाहे वो जी, बर्मा के पास कोको आइलैंड हो, चाहे श्रीलंका में जी, वो कोशिश कर रहा है हम्बनटोटा में कुछ कर ले। इसके जी। अलावा ग्वादर पाकिस्तान में है, जिबूती में है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव्स में भी अपने कुछ एलिमेंट्स डिप्लॉय कर दें। गौरतलब ठीक बात है। है, ये समझना पड़ेगा कि जब से मेजू पावर में आए हैं, तब से मालदीव्स में चीनी टूरिस्ट्स की जी, संख्या 3 गुना बढ़ गई है। ओके। अब ये चीनी टूरिस्ट जब आते हैं, 3 गुना संख्या बढ़ गई है, तो ये सबको मालूम है, जग जाहिर है कि इनमें से आधे तो चीनी सरकार के डिप्लोमेट होते हैं, बिजनेसमैन जी, होते हैं। काफी बड़ी संख्या में उनके जासूस भी डिप्लॉय हो रहे हैं। उनका बिल्कुल एक सर। ही भय है कि मालदीव को अंडा बनाकर भारत पे कैसी नजर रखी जाए। शुरुआती दौर है। लेकिन अच्छी बात है कि मालदीव का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, उस पे भारत सरकार की जी, हमेशा से ही हमारी नेवी की अम, मैं बोल ही देता हूँ एनटीआरओ नाम की और संस्था है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत पैनी नज़र जी, शुरुआती दिनों से ही बना रखे हैं। मैं 30 साल पहले, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मालदीव्स में अगर चीन भारत विरोधी गतिविधियों को मेजो सरकार की मदद से बढ़ावा देगा और उसमें अगर जी, ये टी-2 ड्रोन कुछ रोल अदा कर रहे हैं, तो हमें पता जी, लग जाए। सबसे ठीक बड़ी है बात सर। ये बस है एक कि आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट जो मैं मुझे समझना होगा अपने दर्शकों के लिए। हाल ही में हमने साउथ के अंदर कट्टरपंथी ताकतों को उभरते हुए देखा है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह वहां पर एक उफान है। मालदीव के अंदर भी चरमपंथी ताकतें बहुत हावी हैं और यहां तक कि आईएसआईएस तक में उसके कैडर जा चुके हैं। क्या चीन, पाकिस्तान मिलकर एक आतंक का नया स्टेशन जो है, लॉन्चिंग स्टेशन, लॉन्चिंग पैड मालदीव को बनाने की फिराक में है? क्या हम इस लिहाज से चीजों को देख सकते हैं और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि साउथ में हम लगातार चरमपंथी ताकतों को उभरते हुए देख रहे हैं सर। जी हाँ, राजेश मालदीव्स की पॉपुलेशन तो प्राय-प्राय 99% या 100% ही बोल दें मुस्लिम हैं, वो भी सुन्नी, वो भी बहुत कट्टरपंथी हैं।
और वहां पर दूसरे धर्मों का बढ़ावा या चलन एकदम मंजूर नहीं करते वो लोग। अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक स्टैचू नहीं ले जा सकते। आप मालदीव में कोई मंदिर या चर्च नहीं खोल सकते। ऐसी दुविधाएं वहां पर हैं। अब इसका फायदा अल-कायदा ने, इसका फायदा आईसिस ने भी उठाया, और तो और पाकिस्तान ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान को ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मैन्यूवरिंग स्पेस मिला है मालदीव्स में। ये भी कहा जी गया है कि पाकिस्तान ने 1990 के दशक में, और 2005 या 2007 की बात है, जब पाकिस्तान नेवी की इंटेलिजेंस शिप्स वहां आती थी और बकायदा मालदीव्स के जो मुस्लिम लोग हैं उनमें काडर चलाया करती थी, ताकि वो जी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाएं। शायद पाकिस्तान की आईएसआई ने, मालदीव से काफी सारे लोग टूरिस्ट बनकर पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन जी आकलन ये है कि ये अगर मालदीव से 1000 लोग टूरिस्ट बन के पाकिस्तान गए हैं, असल में इसमें कम से कम 5 या 10 जो होते हैं ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनको कि आईएसआई ने इनवाइट किया है। आईएसआई उनको स्पाइंग एक्टिविटीज के बारे में ट्रेनिंग देती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देती है और फिर वापस भेज देती है मालदीव। अब दक्षिण भारत की आपने सही जिक्र किया, दक्षिण भारत है, वहाँ पे हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से अलग-अलग जगह पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा हैं, नागरिक हैं भारत के। कई स्टेट्स में 10%, कहीं 15, कहीं 20% तक, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम आबादी है किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो मालदीव्स को, चीन को और पाकिस्तान को लगता है कि ये शायद बहुत फर्टाइल ग्राउंड है। लेकिन क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस से भी टच रखता था, जी एक दो छोटी-छोटी इंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड की है। मैं आपको बता दूँ कि हमारी रॉ और एनआईए ने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है इन गतिविधियों पर। और पिछले 2 साल से जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसने भी अपनी प्रेज़ेंस केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में बढ़ा दी है। जो तीनों ठीक है स्टेट के जो इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस के जो इंटेलिजेंस सेटअप होते हैं, एलआईयू, लोकल जी इंटेलिजेंस यूनिट्स, उनको भी दिल्ली लाके ट्रेन करके वापस वहां पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो हमारी ठीक बहुत है पैनी नजर है, हम सूंघ लेंगे अगर कहीं कोई दिक्कत है। जी राजेश। ठीक है होगा, लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय दिया, इतना कीमती और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाया है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद राजेश।